स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द पिक्सल डिप्लोमेट और ये है हमारा पहला एपिसोड ऑफ द पिक्सल डिप्लोमेट और आप सबका स्वागत करते हैं हम इस नए पॉडकास्ट में। हम क्या करेंगे कि हम कॉमन मैन डिजिटल के लेंसेज से डिटेक्ट करेंगे इंटरनेशनल रिलेशनशिप और इसको समझेंगे कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिक्स मूव्स जो चल रहे हैं पिछले हफ्ते दरों से। तो हर हफ्ते में इस पॉडकास्ट का आपको एक एपिसोड मिलेगा और ये पॉडकास्ट अवेलेबल रहेगा स्पॉटिफाई में, एप्पल पॉडकास्ट में और सभी पॉडकास्ट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स में। उसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल में भी ये पॉडकास्ट को सुन सकते हैं। तो सबसे पहले पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जहां भी पॉडकास्ट को देख रहे हैं हमें फॉलो करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को जो है बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल से सेट कर दीजिएगा ऑप्शंस में जाके फॉर विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स, ताकि आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम काम कर रहे हैं टू ब्रिज टेक्नोलॉजी एंड अवेयरनेस टू विजुअली इम्पेयर्ड। तो हमारे साथ आज के इस पॉडकास्ट में दो बेहतरीन गेस्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो दोनों भी जियोपॉलिटिक्स को काफी लंबे टाइम से कवर करते हैं। मैं खुद भी जियोपॉलिटिक्स को पिछले 6-7 साल से कॉन्स्टेंटली कवर कर रहा हूँ और मेरे साथ दो गेस्ट्स हैं वो भी जियोपॉलिटिक्स को कॉन्स्टेंटली जो है कवर कर रहे हैं। तो हमारे गेस्ट हैं उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सत्यम अग्रवाल जी, जो कि खुद भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं और जियोपॉलिटिक्स को कॉन्स्टेंटली कवर करते हैं पिछले कई सालों से। तो सत्यम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया अनमोल जी। और हमारे साथ जो है दक्षिण भारत में, अभी फिलहाल वो पश्चिम से हैं लेकिन अभी दक्षिण भारत में स्थित हैं हमारे साथ अनिकेत जी, जो कि बैंगलोर से हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। अनिकेत जी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां करते हैं, अभी के लिए एक प्राइवेट कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं। उसके अलावा काफी कई सालों से कड़ी नजर उन्होंने जियोपॉलिटिक्स में बनाई रखी है। तो अनिकेत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं पॉडकास्ट में। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया अनमोल जी। तो हम पॉडकास्ट को शुरू करते हैं और आज के की एजेंडास को समझते हैं कि आज हम किन किन विषयों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले सबसे बड़ा जो मार्केट में सबसे बड़ी खबर इस समय चल रही है कि ईरान और यूएसए का जो वॉर चल रहा है, इजराइल और यूएसए मिलके ईरान पे जो अटैक उन्होंने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया है उस पे हम चर्चा करेंगे बहुत विस्तृत तौर पे। उसके बाद स्ट्रीट और हॉर्मोज पे ईरान का जो एक्शन है उस पे क्या क्या इफेक्ट्स पड़ रहे हैं इंडियन मार्केट्स पे, उसके अलावा ग्लोबल मार्केट पे ओवरऑल, और फिर क्या एग्जिट स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, वॉर ऑब्जेक्टिव्स इस सिचुएशन को देखते हुए हो सकते हैं यूएसए और इजराइल के और ईरान के भी, कहां से एग्जिट हो सकता है, क्या हम डीएस्केलेशन देख सकते हैं और कितने जल्दी डीएस्केलेशन देखेंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के बीच चल रहे वॉर कॉन्फ्लिक्ट के बीच में, जो बहुत ही खतरनाक इंटेंस रूप में है। हालांकि इतनी अटेंशन उसको मिल नहीं पा रही है क्योंकि ईरान और इजराइल और यूएसए का जो वॉर चल रहा है उसके वजह से। और हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा नॉर्थ कोरिया का बैटल मोड, जो नॉर्थ कोरिया ने अभी अभी अपना अग्रेशन दिखाना स्टार्ट कर दिया है। नॉर्थ कोरिया इज सेंसिंग दी अपॉर्चुनिटी की यूएसए वीक पड़ रहा है। यूएसए जो है वो ज्यादातर अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को शिफ्ट कर रहा है फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया टू मिडिल ईस्ट, जिसके वजह से जापान और साउथ कोरिया हो गए हैं वनरेबल। तो यूएसए के अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया अपना ये एक और फ्रंट ओपन करने की तैयारी क्या कर रहा है उस पर हम बात करेंगे बहुत ही डिटेल में। इस सब टॉपिक पे हमारे साथ, जैसे कि मैंने बोला, चर्चा करने के लिए हमने दो हमारे गेस्ट को इंट्रोड्यूस कर ही दिया है। तो शुरू करते हैं आज के पॉडकास्ट को। और ये चर्चा और क्वेश्चन आंसर्स रहेगा नहीं, मेरे भी ओपिनियंस रहेंगे, ये दोनों के भी ओपिनियंस रहेंगे और हम एक दूसरे को इंटरप्ट करते हुए एक बैलेंस्ड वे में, एक डिबेट नहीं एक बैलेंस्ड वे में ओपिनियन अपने रखने की कोशिश करेंगे ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा समझ आए। और हम सारी इंफॉर्मेशन वेरीफाइड सोर्सेस को कोट करके बताएंगे जो हमने वेरीफाइड सोर्सेस से पढ़ा है, ठीक है। उसके अलावा जो भी चीजें रहेंगी, हम हमारे तरफ से एक्सपर्ट्स नहीं हैं, जो हम स्टडी कर रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो मेरा अगर जस्ट टू स्टार्ट विथ मैं मेरा इंट्रोडक्शन भी दे दूं तो मैं भी मैंने बोला, मेरा नाम अनमोल है और मैं पिछले 6-7 साल से जियोपॉलिटिक्स पे मैंने भी कड़ी नजर बनाई हुई है। और अब हम शुरू कर देते हैं आज के एपिसोड को। तो हम बात करेंगे इजराइल और यूएसए के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की, और जो शुरू हुआ था 28 तारीख को विद द डेथ ऑफ ईरान सुप्रीम लीडर, फॉर्मर सुप्रीम लीडर आई मस्ट से, अली खमीनी साहब, आयतुल्ला खमीनी साहब की जो है वो उनको मिसाइल स्ट्राइक में
उड़ा यूएसए और इसराइल ने जो है मरवा दिया गया था। उसके अलावा एक ही दिन में वो जो ऑपरेशन था उसने एक ही दिन में एक बहुत ही इंटेंस रूप धारण कर लिया था। अनिकेत जी और सत्यम जी, आप दोनों से एक एक करके मैं जानना चाहूंगा ये कितना सरप्राइजिंग मूव था अमेरिका का और इसराइल का। और क्या आपको लगता है कि थोड़ा टाइमिंग गलत हो गया क्या? 15-20 दिन पहले 28 तारीख से जब वो प्रोटेस्ट चल रहे थे, क्या उस समय इसराइल और यूएसए को बॉम्ब करना चाहिए था ईरान पे? क्या ये थोड़ा 15-20 दिन का देरी करके इसराइल और यूएसए ने एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी दे दी ईरान को कि वो अपने आप को स्टेबल कर सके? तो है, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग मूव नहीं था। और अगर वो लोग 15 दिन पहले करते तो उन्होंने अपने जो बहुत सारे एसेट्स मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय किए हुए थे उनको उन 15 दिनों में मूव किया सिक्योर लोकेशंस पे। तो अगर वो 15 दिन की डिले नहीं किए होते तो उनको और बहुत ज़्यादा नुकसान होता। तो इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि ये डिले सही थी। लेकिन ये मेरे ख्याल से यूएस के जो एनालिस्ट हैं उनमें उनके एनालिसिस में प्रॉब्लम है कि उनको कितना नुकसान हो सकता है। ईरान की एबिलिटीज पे उनको ज़्यादा वो नॉलेज नहीं थी। तो इसलिए मेरे हिसाब से उन्होंने मिस कैलकुलेट किया कि ईरान कितना रिटेलिएट कर सकता है। ईरान जैसे में हम देख रहे हैं कि शायद ड्रोन्स यूज़ कर रहा है और मिसाइल्स यूज़ कर रहा है जो उसे नॉर्थ कोरिया, चाइना और रशिया से मिली हुई हैं। और वो सक्सेसफुली स्वयं मतलब अटैक कर रहा है। और यूएस के जो पेट्रियट और थार्ड डिफेंस सिस्टम है वो उसे रोक भी नहीं पा रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यूएस के लिए इस वक्त ये हो गया है कि उसने मिडिल ईस्ट के जो देश हैं उनकी वो सिक्योरिटी का वादा किया था। लेकिन वो इस समय इसराइल की सिक्योरिटी में लगा हुआ है और वो मिडिल ईस्ट को नहीं, आई प्रोटेक्ट थिंक नहीं कर पा रहा एक थोड़ा आपने ना एक थोड़ा बहुत ज्यादा अनबैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू रखा है सत्यम जी। आप बोल रहे हैं कि ठीक है यूएसए अपना लोग, अच्छा जी हाँ, आपके इस बात से तो 100% अग्री करता हूँ कि अंडर एस्टिमेट कर दिया ईरान के रिटेलिटरी एक्शंस को यूएसए ने। पर इट्स हाँ। नॉट दैट कि ईरान के 100% मिसाइल्स को यूएसए नहीं रोक पा रहा है, ऐसा नहीं है। जो स्ट्राइक रेट है इट्स जस्ट 10-11%, वो भी नहीं है, बेयरली 2% 3% है उसमें भी, क्योंकि वो नंबर ऑफ मिसाइल्स पहले स्टार्टिंग में उन्होंने फायर करे, क्योंकि उनके पास एम्यूनेशन और लाइफ स्टॉक बहुत कम बचा है ईरान के पास जितना नजर आ रहा है, क्योंकि इन्होंने काफी सारा अपना जो स्टॉक है वो पिछले बार जब इसराइल पे अटैक किया था, जब इसराइल पे आई थिंक 2-3 मंथ्स 2-4 महीने पहले, अगर मैं लाइक इफ माय मेमोरी सर्व्स मी स्ट्रांग, जब हिजबुल्लाह के लीडर को मार दिया उसके बाद एकदम से वो जो पैनिक अटैक हुआ था, ईरान ने लगभग 5-6 हजार मिसाइल्स एक साथ फायर कर दी थी इसराइल के ऊपर, और नहीं नहीं नहीं, दे इतना वर ऑल ज़्यादा मिसाइल्स इंटरसेप्टेड। नहीं, उस वक्त इतनी मिसाइल्स नहीं फायर हुई थी। और उस मतलब टाइम पीरियड के बीच में ईरान ने बहुत सारी कैपेसिटी बिल्डिंग अपनी की है। और मैंने पर ऐसा नहीं उसके बोला बाद था फिर कि यूएसए ने अपने B2 हाँ बॉम्बर्स भी डिप्लॉय करे थे, इफ यू हाँ हाँ इफ यू आर मैंने नॉट रॉन्ग। और हाँ उन्होंने मैंने जो बहुत हैवी बॉम्बिंग करी थी ईरान की। तो इस समय बी जो टू स्थिति है, जो क्योंकि अगर आप देखो ना अभी लास्ट 2-3 दिन में वो जो इंटेंशन ऑफ जो जिस इंटेंसिटी से ईरान जो है मिसाइल्स फायर करता था वो बहुत ज्यादा नैरो हो गया है, बहुत कम हो गया है। जैसे अगर नहीं स्टार्टिंग नहीं ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था कि ईरान एक साथ 100-100 200-200 मिसाइल 300-300 मिसाइल भेज रहा है, तो अब ईरान सिर्फ दिन में 40-50 मिसाइल बेचता है, जिसमें भी अभी ये लोग क्लस्टर बॉम्ब्स का यूज करना लगे हैं। जो एम्यूनेशन है, मिसाइल एम्यूनेशन है, वो ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, क्योंकि यूएसए और इसराइल लगातार ईरान के मिसाइल डेपोज पे अटैक कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली। मिसाइल जो हाँ उनकी जहाँ पे एम्यूनेशन स्टॉक होता है वहां पे वो कॉन्स्टेंटली अटैक कर रहे हैं। तो ईरान के पास एक ही यही ऑप्शन बचता था कि उन्होंने स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करना चाहिए, और उन्होंने ब्लॉक किया। हाँ जी अनिकेत जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं आल्सो आपके साथ अग्री करता हूँ, पर ईरान 2007 से ये लड़ाई की तैयारी कर रहा है। तो शायद इन्होंने कुछ कुछ जो मिसाइल थे, जो छोटे मिसाइल थे, पहले उनके उनको फायर करना चालू किया ताकि इनके जो इंटरसेप्टर्स हैं वो कम हो जाए। और फिर
हम बड़े मिसाइल्स को एक एक करके लॉन्च करेंगे, ऐसा कुछ होगा। और ये भी सही है कि यूएस इनकी डिपोज को अटैक करना किया है, और करना चाहता भी है। और जो मैं सोच रहा हूँ कि अ, खामेनेई की डेथ से पहले ईरान में इतना इंटेंसिटी नहीं थी, उतना मतलब अप्रोच नहीं था। जबकि जो खामेनेई है वो रिलीजियस लीडर भी है, तो वो इमोशन से भी खेल गए, तो इससे इनका अग्रेशन बढ़ गया। और जो 15 दिन के पहले अगर इन्होंने किया होता पहले तैयारी, क्योंकि इनको शायद इंटेलिजेंट इनपुट होंगे कि ईरान में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो सकते हैं, क्योंकि इतने लार्ज के स्केल पे प्रोटेस्ट हो रहे, तो हमास के लोगों को पता नहीं होगा, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। पर पता नहीं, इन्होंने डिले करके मुझे लगता है कि थोड़ी गलती ही कर दी। जी अ, हाँ। और जैसे अनिकेत जी आप बोल रहे थे कि बिल्कुल अब सीआईए के आंकों से तो कुछ नहीं छुपता है, और लोग यही कहते हैं कि इसराइल और सीआईए द्वारा मैन्युफैक्चर्ड ये प्रोटेस्ट है जो ईरान में थे। हालांकि ये बात भी सही है कि हाँ बहुत सारे लोग रिजीम के अगेंस्ट हैं ईरान में, लेकिन लेकिन जो जमीनी सपोर्ट था जो उस समय शायद उनको मिलता, वो इस समय मिल नहीं पाएगा, क्योंकि डर बना हुआ है। इन्होंने एक महीने में लगभग 30-40 हजार लोग मार दिए अनऑफिशियल सोर्सेज के हिसाब से। ऑफिशियली तो हाँ बहुत कम नंबर कोट कर रहे हैं। अनऑफिशियली हाँ कई जो मीडिया आउटलेट्स रिपोर्ट कर रहे हैं वेस्ट में, तो एटलीस्ट 30-40 थाउजेंड तो मिनिमम नंबर है जो उन्होंने एक महीने के अंदर मार दिए थे। तो वो डर, जो पैनिक जो क्रिएट किया, अगर उस विंडो से पहले अटैक करा होता, क्योंकि इंटेलिजेंट इनपुट्स तो ऑफकोर्स मिले ही होंगे कि हाँ ईरान में जो प्रोटेस्ट है वो स्टार्ट हो सकते हैं, हमको तैयारी करनी पड़ेगी और यू ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट ही हमें बॉम्बिंग करनी पड़ेगी। सो पता नहीं, आई डोंट नो। एक आई थिंक ये मिसकैलकुलेशन था फ्रॉम अमेरिका पॉइंट ऑफ व्यू, कि आपको 15 दिन का आपको टाइम लगा कि आप अपने जो सारे एसेट्स हैं उसको सिक्योर्ड लोकेशन पे मोड़। अच्छा, मुझे ये भी नहीं पता कि मिडल ईस्ट में कौन सा भी सिक्योर्ड लोकेशन बचा है, क्योंकि हर तरफ तो अटैक ही हो रहा है। हाँ नहीं नहीं, वो उन्होंने अपने एसेट्स को मूव किया उधर, डियोगो गार्सिया, और बाकी जो एसेट्स हैं वो सी में ही हैं ज़्यादातर। उन लोग के बैटल ग्रुप्स के साथ वो ज़्यादातर उन लोगों ने मूव कर दिए हैं। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं था कि हाँ ईरान ईरान मिसाइल भेज रहा और सारी मिसाइल गिर रही हैं, लेकिन इधर ईरान का ये विन होगा उन लोग के हिसाब से कि वो लोग कितना वॉर को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। और यूएस इस माइंडसेट से गया होगा कि मैं इस वॉर को खत्म करूंगा जल्दी। अगर वो जल्दी खत्म हाँ करता तो वो स्टेट ऑफ हार्मोन्स का जो ये प्रॉब्लम आ रहा है वो नहीं आता, और अब पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन का लेकिन क्राइसिस आई थिंक स्टार्ट हो आपको रहा ये है। समझना पड़ेगा ना, सत्यम जी, कि यूएसए बॉम्बिंग करके तो ईरान को 2 दिन में 3 दिन में वॉर खत्म कर नहीं सकता था। उनके पास 7-8 लाख की आर्मी है, जो इस्लाम ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं। वेल ट्रेन्ड आर्मी है, हेवीली सप्लाइड आर्मी है, बहुत सारे एमुनेशन है उनके पास, ग्राउंड फाइटिंग में एक्सपर्ट है। ईरान का टेरेन इतना कॉम्प्लिकेटेड है, बिना ग्राउंड पे सोल्जर्स उतारे तो उनको भी पता था कि 4 दिन में खत्म कर नहीं सकते हैं वॉर। क्या एस्टिमेट नहीं किया नहीं, उन्होंने मेरे कि उन्होंने मेरे बॉम्बिंग कर दी और मेरे उसके हिसाब अलावा से सब खत्म जो करके। मिडिल ईस्ट में मिसाइल्स ड्रोन्स जो गिर रहे हैं वो ज़्यादा नुकसान कर रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा गैस और ऑयल का सप्लायर है। और अगर हाँ, इन्फ्लेशन आएगी नुकसान तो तो कर रहा है। नहीं, मैं यही बोल रहा था सत्यम जी, कि नुकसान तो हाँ, ऑयल और गैस का, उनका डिस्ट्रक्शन नुकसान तो कर रहा है, ईरान का ये रिटेलिएटर मूव है। लेकिन यूएसए भी ये एक्सपेक्ट करके गया था वॉर में क्या, या कि आप बॉम्बिंग से ही ईरान को खत्म कर दोगे। मेरे हिसाब से तो वो वो इनिशियल बॉम्बिंग से यूएस का ये एनालिसिस था कि अगर खमेनी गिर जाता है और ये टॉप लीडर्स को ये मार देते हैं, तो फिर जो स्ट्रीट प्रोटेस्ट हैं और या फिर जो उनके ग्राउंड में एलिमेंट्स हैं वो गवर्नमेंट को टेक ओवर करेंगे, या तो जो जो प्रेसिडेंट हैं पेशकियान वो कुछ नेगोशिएशंस करके ये यूएस को अलाउ करेंगे ईरान में गवर्नमेंट में दखल देने का। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, और वो ईरान ने अपना वॉर को प्रोलॉन्ग किया है, और वो मिसाइल अटैक कंटिन्यूअसली कर रहा है इसराइल और मिडिल ईस्ट में। तो मेरे ख्याल से यूएस का ये मिसकैलकुलेशन था। और ये पास्ट हिस्ट्री से भी मैच करता है,
जो भी मतलब पिछले 20 to 30 years में यूएस ने वॉर किए हैं, वॉर ऑन टेरर, इराक और वहाँ अफगानिस्तान, वहाँ पे उन लोग के ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली मीट नहीं हुए हैं किसी भी वॉर में। बस उनकी इकोनॉमी पे उसका बुरा असर हुआ है वॉर का। और मेरे ख्याल से ये वाला भी बहुत लेकिन डिवास्टेटिंग इसमें होगा भी उनके इकोनॉमी आप के लिए। समझिए कि यूएसए एज अ कंट्री इकोनॉमी में जरूर सफर करेगा, लेकिन यूएसए में जो इंडस्ट्रीज हैं वो वॉर के वजह से चलती हैं, है ना। जो हाँ चलती है, हथियार बनते मिलिट्री हैं, वो इंडस्ट्रियल जो गन्स कॉम्प्लेक्स। बनते हैं, जो जो बोइंग है, डीप स्टेट लॉकहीड है, मार्टिन है। जो हाँ, हाँ जो उनका डीप बोइंग, स्टेट है, लॉकहीड जैसे अनिकेत मार्टिन। बोल रहे हैं लॉकहीड मार्टिन। हाँ हाँ बोलिए ना। हाँ, तो उनकी जो हथियारों से ही उनकी मार्केट चलती है। और मोस्टली जो यूएस ने अभी तक कमाई की है, अभी जो वेनेजुएला में उन्होंने अटैक किया, वहां से भी उन्होंने गोल्ड लूटा है, जो कंट्री का गोल्ड था। और मुझे लगता है कि शायद उन्होंने वेनेजुएलन मॉडल और जो गद्दाफी और सद्दाम हुसैन के साथ किया था, वही यहाँ पे रेप्लिकेट करने का सोचा कि लीडर को मार देंगे तो जनता और आर्मी ऑटोमेटिकली उनका मोराल डाउन हो जाएगा। पर उनको पता नहीं था शायद कि ईरान ने लेयर्ड लीडरशिप रखी है, और 2007 में जो डॉक्ट्रिन बनाई गई थी, वो डॉक्ट्रिन शायद इनको नहीं पता होगी। और आई थिंक दूसरा भी पॉइंट ये है ना अनिकेत जी की शियास का लास्ट बैस्शन, शियास का लास्ट सेफ होम है ईरान से। ठीक है, शियास के पास और कंट्री है भी नहीं कि वहां पे वो जहाँ सेफ और सिक्योर्ड रह सकें, इंडिया और बाकी सब कंट्रीज के अलावा। मुस्लिम कंट्रीज में जो सुन्नी पॉपुलेशन ज्यादा मेजोरिटी कंट्रीज है, वहां पे शियास की सेफ्टी इज अ वेरी क्वेश्चनेबल थिंग। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या होता है आए दिन, अफगानिस्तान में, सीरिया में, यहाँ पे क्या होता हाँ, है शिया मस्जिदों के साथ। तो आई थिंक हाँ, शियास के लिए भी भाई ई वॉज दी ओनली, ईरान इज दी ओनली कंट्री, उसके लिए तो वो लड़े नहीं। आई थिंक उनको लड़ना ही पड़ेगा टू बी सेफ ऑन द सेफर साइड, टू बी सेफ। पूरे वर्ल्ड से एकमात्र कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए तो लड़ना ही पड़ेगा। और इनके लिए आई थिंक जो शियास के आइडल्स भी हैं वो सारे वॉर में शहीद होके हैं, जैसे कि जो हुसैन साहब हैं वो भी वॉर में शहीद हुए थे। उनके जितने भी जो आइडल्स हैं शियास के वो सारे वॉर में शहीद होके लड़े हैं, तो दे आर ऑल बैटल कॉम। इतना इजीली मुझे भी नहीं था कि शियास को आप ना विल को जो है ब्रेक डाउन कर लोगे। तो कंप्लीटली ग्रेव मिसकैलकुलेशन फ्रॉम द अमेरिकन साइड। हाँ, ये आई थिंक ये तो हम और सभी उल्टा एक उन्होंने पॉइंट पे उसको एक मार्टर बना पॉइंट पे दिया। अग्री। हाँ बिल्कुल, हम एक पॉइंट पे तो अग्री कर गए हैं कि अमेरिका ने बहुत हैवी मिसकैलकुलेशन किया है। दूसरा हम ये बात कर रहे थे कि जो स्ट्रीट ऑफ हॉर्मोज को क्रॉस किया, स्टेट ऑफ हॉर्मोज को जो है क्लोज कर दिया ईरान ने, जो ब्लॉकेड लगाया हुआ है, उससे जो रिप्रिकॉशंस हैं पूरे वर्ल्ड में, बहुत सारे रिप्रिकॉशंस दिख रहे हैं। सिर्फ एक कंट्री है जो काफी ज्यादा पैसे कमा रहा है, वो है रशिया। उसके अलावा सभी कंट्रीज को जो है इस समय जो सिचुएशन है काफी ज्यादा खराब दिख रही है, पैनिक सिचुएशन नजर आ रही है। सभी एशियन कंट्रीज स्पेशली जो ऑयल इंपोर्टर्स हैं, साउथ ईस्ट एशिया हो गया या साउथ एशिया हो गया। अभी अभी मैं कल पाकिस्तान का सोशल मीडिया कुछ एक्सप्लोर कर रहा था, तो वहां से मुझे शाहबाज शरीफ जी का वो कोट मिला कि वो कह रहे थे कि अभी पाकिस्तान में जो है स्कूल्स को जो है 2 हफ्ते की छुट्टी दी गई है। आई एम नॉट श्योर कि ऑफिशियल सोर्सेज है क्या नहीं, अगर जो हमारे पाकिस्तानी दर्शक होंगे अगर वो देख रहे होंगे, अगर कमेंट कर देते हैं कि ऑफिशियल सोर्सेज के हिसाब से पाकिस्तान में 2-3 हफ्ते की स्कूल छुट्टी अग्री कर दी गई है घोषित, क्योंकि ऑयल के स्टॉक बहुत कम है, रिजर्व बहुत कम है ऑयल के उनके पास। तो हाँ, हाँ, ऐसे ही हाँ, सिचुएशन। ये हाँ इंफॉर्मेशन हाँ जी। ऑफिशियल सोर्सेस है, क्योंकि मैंने एआईआर पे भी ये पढ़ा था। हाँ और कुछ आधे लोगों को घर से काम करना है, ऐसा था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अ, वर्क फ्रॉम होम का वो उन्होंने लिया है। तो मुझे जो सिचुएशन लग रही है कि पैनिक है, जो छोटी कंट्री, हालांकि इंडिया में भी पैनिक है एलपीजी के ऊपर। हमारे यहाँ पे भी एलपीजी के सप्लाईज के ऊपर थोड़ा पैनिक मचा हुआ है अभी। स्पेशली हम खुद भी क्योंकि हम बाहर हैं, तो जो पैनिक है वो नोटिस कर सकते हैं। पिछले 3-4 दिनों हाँ, से हमारे यहाँ पे जहाँ मेरा अकोमोडेशन है वहां पे रोटियां जो है नहीं बनाई जा रही हैं, क्योंकि गैस को जो है प्रिजर्व करना है। तो हाँ, वो प्रिजर्व। है कई रेस्टोरेंट्स, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उन्होंने अपने रेस्टोरेंट, वो जो है स्ट्रीट जो फूड ट्रक्स हैं वो क्लोज कर दिए बिकॉज ऑफ गैस का अवेलेबिलिटी, गैस प्राइस हाइक।
सीट है बट के लिए। बट आई यस्टरडे थिंक मैंने देखा है कि हमारे इधर के होटल्स वगैरह चालू थे, और अभी जो 2 वेसल्स जो आए हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज पार किया है उन्होंने, और 2-3 दिन में शायद इंडिया में पहुंच जाएंगे। तो वो हमारी जो क्राइसिस है, ऑयल क्राइसिस, थोड़ा सा मिटिगेट हो जाएगा, थोड़ा सा कम होगा। और इससे इसलिए कल मैंने रात को देखा था तो होटल्स वगैरह हमारे इधर के चालू थे, पीजी और कुछ कुछ कमर्शियल जो है वहाँ पे रोटियां वगैरह, मतलब प्रिजर्वेशन चल रहा है, जहाँ ज्यादा गैस लगती है वहाँ पे कम गैस यूज कर रहे हैं। और हाँ। अ, और इस जो कॉन्फ्लिक्ट का अल्टरनेटिव फूड है। बिजनेसेस पे भी असर होना शुरू हो गया। जैसे कि मेरे घर के भी बिजनेस हैं, तो रेट्स ऑलरेडी बढ़ना शुरू हो गए हैं। जो भी प्रोडक्ट्स में पेट्रोलियम या गैस का यूज होता है, सब में अच्छा, रेट्स और बढ़ना। एक चीज जो मैंने नोटिस करी है कि काफी सारे जो सोर्सेज हैं वहां पे एक खबर निकल के ये भी आ रही है कि जो है कि बहुत सारे जो रेस्टोरेंट हैं वो अपने मेन्यूज को जो है बहुत सारा टर्न डाउन कर रहे हैं, स्पेशली साउथ एंड सदर्न साइड ऑफ रेस्टोरेंट्स, जहाँ पे डोसा वाज अ वेरी प्रीमियम फीचर। वहां पे डोसास को बहुत सारे रेस्टोरेंट ने अपने मेन्यूज से हटा दिया है, बिकॉज काफी ज्यादा गैस कंज्यूम करते हैं वो। तो बिल्कुल ये है कि आम लोगों पे इफेक्ट बहुत तेज पड़ रहा है इस चीज का। और हम भी, मैं खुद एक बहुत सारे ऑनलाइन कम्युनिटीज में पार्ट हूँ, तो मैं मुझे भी ये न्यूज जो है पूरे अक्रॉस इंडिया से भी सुनाई पड़ रही है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स धीरे धीरे होते जा रहे हैं और गवर्नमेंट कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है अनफॉर्चुनेटली। हमको ये पता नहीं है कि हमारे पास कितने सप्लाईज हैं और हमें क्या क्या मूव करना है, क्या क्या नहीं करना है। कुछ कम्युनिकेशन बैरियर है गवर्नमेंट के एंड से, जो आई थिंक हमें ऑपरेशन सिंदूर के ड्यूरिंग दौरान भी हमें देखने मिला था। जो कम्युनिकेशन बैरियर अभी भी वही दिख रहा है कि गवर्नमेंट ऑफिशियली अच्छे से कम्युनिकेट कर नहीं पा रही है जनता में, जिसके वजह से वो पैनिक भी क्रिएट हो पा रहा है। ऐसी ही सिचुएशंस में पैनिक तो क्रिएट होता ही है, चाहे गवर्नमेंट कितना भी कम्युनिकेट कर ले, वो लेकिन आई पैनिक थिंक आता ही आप है। ये देखो ना सत्यम जी की, आई थिंक गवर्नमेंट के ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई थी 2-3 दिन न, पहले, इफ आई एम नहीं नॉट नहीं रॉन्ग। नहीं नहीं वो नहीं कल एक परसों प्रेस ही में मैंने कॉन्फ्रेंस एक में, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा है, इंटर हाँ तो मिनिस्ट्रियल मैं प्रेस वही बोल कॉन्फ्रेंस। रहा हूँ कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उन्होंने, लेकिन उसमें उन्होंने जर्नलिस्ट से क्वेश्चंस नहीं लिए। उन्होंने ये बोला कि हम सिर्फ इंफॉर्मेशन देने आए हैं, इंफॉर्मेशन दिया और चले गए। तो देखिए प्रॉब्लम ये ये है कि आप जो है एटलीस्ट लोगों से क्वेश्चंस तो लीजिए। अनिकेत जी, आप क्या बोलते हैं इस बारे में? इस पे क्योंकि आई हाँ, इस पे थिंक काम जनता से क्वेश्चन तो क्वेश्चंस तो जरूर। लेने पड़ेंगे आपको। हाँ, जनता से क्वेश्चन, देखिए इस पे उसको फिर काम कॉन्फ्रेंस कैसे बोलेंगे? वो तो ब्रीफिंग हाँ हो गया। वही बात है, वही हाँ, बात है, फिर वो ब्रीफिंग देखिए होगी, आप उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बोल सकते हैं ना। हाँ, इस पे काम पहले से चल रहा था। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अल्जीरिया, इन सब से बात पहले ही से हो रही थी। अभी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर आए थे, तो उनसे पहले ही से बात हो रही थी, और अमेरिका से भी बात हुई है, और रशिया से भी एक गैस डील हुई है, और अभी ईरान नहीं से भी। देखिए, गैस डील का प्रॉब्लम नहीं है सत्यम जी। गवर्नमेंट जो मेजर्स ले रही है वो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट लोगों के क्वेश्चंस को एड्रेस करना, दैट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द। हालांकि हम इंडियन पॉलिटिक्स को अभी टच नहीं करते हैं, आई थिंक वी शुड गो नेक्स्ट। अनिकेत जी, व्हाट यू थिंक? तो हाँ, हम, यस। आई थिंक लेट्स गो विद द थर्ड ऑप्शन। हमने जो थर्ड एजेंडा जो है सेट किया था कि जो इसके लॉन्ग टर्म जो है प्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं, यहाँ से डीएस्केलेशन आपको कहाँ दिखते देखते मिल रहा है, कहाँ से ईरान और यूएसए और इसराइल जो है सीज फायर पे अग्री होंगे, क्या होगा सिचुएशन, क्या जो है अभी ईरान की जो कंडीशंस है मैं देख रहा था, वो भी ये लोगों ने इतनी ज्यादा हैवी हैवी कंडीशंस रखी हैं कि एक सबसे पहला कंडीशन ये था कि भाई आप जो है इंटरनेशनल गारंटी दे दो हमें कि इसराइल और अमेरिका जो है इन पे अटैक ना करे। आई थिंक दैट इज वेरी प्रीमियम जो है ओके कंडीशन, टू बी ऑनेस्ट। अब एक इंटरनेशनल गारंटी तो होनी चाहिए कि बाद में ये लोग कभी भी आके बॉम्ब ना करे, ठीक है, वो भी आप नेगोशिएट कर सकते हैं। उन्होंने सेकेंड कंडीशन ये रखी थी कि भाई आप हमें वॉर का रेप्रिकॉशंस दें, कि आपने जितने भी अटैक करे हैं हाँ, उसके पैसे हमें देने चाहिए, नुकसान भरपाई। तो आई थिंक, आई डोंट नो कि रेपरेशन यूएसए और कॉम्पनसेशन। इसराइल क्या ये वॉर वॉर के रेप्रिकॉशंस एक्चुअली आई देंगे या डोंट नहीं फील देंगे? एक्चुअली आई डोंट फील दे विल गिव दैट replications for रेप्रिकॉशंस war या and all. फॉर I वॉर think या like that is like they also suffered for this war.
and आई थिंक दे Iran also. स्टार्टेड द वॉर, सो अगेन द थिंग इज कि यहाँ पे जो सिचुएशन है ईरान का, एक्सपेक्टेशन कि आपको वॉर रेप्रिकॉशंस मिलेंगे, आई डोंट नो, लाइक थोड़ा सा वो है। थर्ड थिंग दैट व्हाट दे वर आस्किंग इज कि आई थिंक वो कुछ यूरेनियम यूरेनियम का डील हो जाए। जो मुझे न्यूज पे एक पढ़ा था, अनऑफिशियल सोर्सेज है हालांकि, मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि कहीं एक आर्टिकल ये मिला था कि ट्रम्प और पुतिन के बीच में फोन कॉल हुआ, जिसमें ट्रम्प को पुतिन ने ऑफर किया था कि वो जो है अपने जो ईरान की यूरेनियम्स हैं वो हम रशिया में मूव कर देते हैं, अब वॉर एंड कर दो। पर ट्रम्प ने जो है वो ऑफर रिजेक्ट कर दिया। यानी डिप्लोमेसी तो चल रही है, बैकडोर डिप्लोमेसी तो चल रही है कि वॉर को एंड किया जाए। आई थिंक ईरान ने रशिया से ये कम्युनिकेट किया होगा कि ओके, अगर यूएसए इस पे बात मान जाता है तो हम आपके हमारे यूरेनियम रशिया में शिफ्ट कर देंगे। तभी जाके तो रशिया ने ऑफर दिया होगा यूएसए को कि ठीक है, हम आपके जो यूरेनियम है ईरान वाले वो हम रशिया में मूव कर देते हैं। आई थिंक वो बैकडोर से आई थिंक डिप्लोमेसी तो चल रही है, कुछ डिस्कशंस तो चल रहे हैं कि क्या सीन है डे एस्केलेशन का। पर हाँ, डेफिनेटली। ग्राउंड ट्रूप्स की अगर मैं बात करूं, अनिकेत जी, इराक और सत्यम जी, आप भी आपने पॉइंट्स रखिएगा कि जो ईरान का जो कुर्दिश एरिया है और जो इराक वाला कुर्दिश एरिया है, जो कुर्दिश पॉपुलेशन है, उनको अपनी एक कंट्री चाहिए। आप सभी को जैसे पता ही होगा कि कुर्दिश का जो रेस है, उन लोगों को प्रॉमिस पहले से किया गया था कि कुर्दिश लोगों के लिए एक कंट्री दी जाए, पर उनको दी नहीं गई थी। तो कुर्दिश लोग को जो है, आई थिंक, क्या अमेरिका ये कुर्दिश लोगों को हथियार सप्लाई करके एक कंट्री का वादा करते, क्या कुर्दिस्तान में ईरान ट्रूप्स के अगेंस्ट मूव कराएगा और वैसे ही ऐसे ही करने बलोच की लोगों को कोशिश आर्म दे दे। हो चुकी है। हाँ हाँ, ऐसा करने की कोशिश वो कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल हाँ। तो वो सक्सेसफुल होता हुआ नहीं दिख रहा है। कर्डिश मूव नहीं करना चाह रहे, क्योंकि ईरान ने भी अपने बहुत सारे मिलिशिया इराक और अलग अलग जगह से, लेबनान से ईरान में पहले ही बुला लिए हैं। हाँ, और ईरान की प्रॉक्सीज भी एक्टिव है इराक में, और यमन से भी होतीस एक्टिव हो चुके हैं। तो आई थिंक मुझे नहीं लेकिन लगता। हुतीस ने उतना कुछ किया नहीं, यानी कि अभी हुतीस के तरफ से हाँ, उतना कुछ, क्योंकि बस मुझे जो लग रहा हouthis है का कि ऑलरेडी हुतीस को, स्ट्राइक्स में बहुत हाँ, ज्यादा उनकी कैपेबिलिटीज हुतीस को मुझे डिप्लॉयड हो लग रहा चुकी है कि सऊदी अरेबिया ने हुतीस को खरीद लिया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज हुतीस को ना सऊदी ने बहुत सारा पैसा दे दिया था, बिकॉज हुतीस एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे। तो सऊदीज ने उनको पैसा दिया बहुत सारा, और उस पैसे के वजह से आई गेस हुतीस जो है दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन फाइटिंग एट दिस पॉइंट। दैट्स हाउ द सिचुएशन इज। I guess 2 3 days before they given a one statement, but they did not active in the war. But uh, हाँ like as per Iraq and all, that some proxies of Iran, they are active in there. So I think mostly they will be able और to. देखिए, इराक वाले Uh, मलेशियास ने ही आई थिंक वो जो यूएसए का एक रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है उसको क्रैश कराया था इराक में, इफ यू आर, अगर आप लोगों ने सभी हाँ, ने वो केसी वन न्यूज ट्वेंटी पढ़ा फोर हो। हाँ, पर केसी वन यूएस ट्वेंटी का फोर ऑफिशियल वर्जन उसमें ये है कि वो एक और KC-124 उसी से उसी फ्लाइट से कोलाइड कर गया था, और उन्होंने फोटोज लेकिन रिलीज अगर किए आप हैं। देखो, देखिए अगर आप देखो ना, यूएसए बोल रहा है कि ये जो है क्रैश था, बट जो सिचुएशन दिख रहा था कि वो जो दूसरा KC-24 था जो यूएसए वापस गया जब रेस्क्यू हुआ तब, कि हम्म। जो उसकी जो टेल थी वो एयरक्राफ्ट की, उस टेल में रडर। काफी ज्यादा डैमेज हो गया था। ठीक है, हाँ। एयरक्राफ्ट के टेल में अगर एयरक्राफ्ट का फ्रंटल कोलिजन होगा तो एयरक्राफ्ट के टेल में तो मुझे लगता है कि डैमेज होना नहीं चाहिए था, है ना, अगर फ्रंटल कोलिजन हुआ हम्म। होगा तो मुझे जो लग रहा है कि ये तो ईरानी जो इराकी ईरान मलेशिया जो इराक में एक्टिवेट है, उन्होंने इराक के एयर स्पेस में जो इजरायली एयरक्राफ्ट को रिफ्यूलिंग कर रहे हैं यूएसए के रिफ्यूल एयरक्राफ्ट को हाँ। शॉट डाउन किया है, एक एक शॉट डाउन किया, एक बचने में कामयाब रहा। उसमें से जो 10 लोग हाँ। थे, जो 10 यूएस ट्रूप्स थे जो उस एयरक्राफ्ट में थे, आई थिंक उसमें से 6 लोगों की जो है डेथ हो गई, ऑफिशियली वो मृत घोषित कर दिए गए थे। बाकी 4 का स्टेटस अननोन था अभी के लिए। मैंने उस पर ट्रैक नहीं किया कि उनके साथ क्या हुआ है, लेकिन हाँ वो सिचुएशन था।
एक्चुअली ईरान जहाँ तक ये जो मुझे पता यूएस है है, कि बहुत सारी चीजें जो ब्लेम्स है, जो बहुत सारी चीजें अपने ऊपर नहीं ले रहा है, क्योंकि जो टॉमहॉक मिसाइल था, वो जो लड़कियों के स्कूल पे अटैक हुआ था, वो भी डोनाल्ड ट्रम्प ने बोल दिया कि ईरान ने हमसे टॉमहॉक मिसाइल चुराया या किसी दूसरे कंट्री से लिया, और फिर वो मिसाइल वहां पे मार दिया। तो ये कुछ दैट इज अगेन वेरी लेम स्टेटमेंट। बिल्कुल दैट सही इज बोला हाँ अनिकेत आपने, बहुत लेम वो स्टेटमेंट है ये। डबल वो बहुत। डबल टैप स्ट्राइक थी। वो स्कूल पे मतलब पहला मिसाइल मारा, और फिर जब लोगों ने वहां बचाने गया एम्बुलेंस एम्बुलेंस लेके, तो एक और बार मारा, यानी एम्बुलेंस को भी मारा है। वो डबल टैप स्ट्राइक थी उस स्कूल पे, यूएस की। हम्म। असल में तो वो तो स्कूल बहुत में ज्यादा आई जो थिंक वॉर क्राइम्स की एक तरफ आयरनी है अनिकेत जी और सत्यम जी की, 6 महीने पहले जो आदमी नोबेल प्राइज बोल रहा था, वही अब वॉर क्राइम्स भी कर रहा है। आयरनी है हाँ, आई गेस। नोबेल प्राइज एक इन इटसेल्फ इज अ प्रोपेगेंडा, आई थिंक सो। कि नोबेल प्राइज जिसको मिलता है उसका अलग ही मतलब वो रहता है, जैसे कि आई उसको थिंक मिल चलिए रहा हम था आई थिंक आगे बल्लाडो बात को। कर लेते हैं कि बहुत ज्यादा ड्यूरेशन हमारा बढ़ता जा रहा है। तो हाँ, हम बात कर लेते हैं अभी डी एस्केलेशन की। तो क्या ग्राउंड ट्रूप्स उतारेगा, क्या कुर्दिश लोग लड़ने जाएंगे? आप लोग को क्या लगता है, या यहाँ से ईरान डी एस्केलेशन करेगा, अमेरिका के साथ बातचीत के टेबल पे आएगा? क्योंकि अभी के जो सिचुएशन है, अभी के लिए आई थिंक ईरान इज द विनर। अभी की जो सिचुएशन है, डिस्पाइट लॉसेस, डिस्पाइट द लॉस ऑफ खमेनी या जो भी, ईरान ने अपनी जो है ताकत यूएसए को दिखाई है, और अब यूएसए के ऊपर पूरी दुनिया का प्रेशर है वॉर खत्म करने का। हाँ, वॉर खत्म करने का प्रेशर तो है, पर जो आपने कुर्दिश वाला बोला, मुझे लगता है कि ईरान एबल, मतलब वो ये कुर्दिशों को दबाने में सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो वो प्रोटेस्ट के दौरान ही उन्होंने कुछ ना कुछ तोड़ने फोड़ने की कोशिश की होती। शायद कुर्दिश लोगों में भी एक डर सा बैठा हुआ है कि प्रोटेस्ट और ऐसा कुछ किया और हम नहीं जीत पाए तो आई कुछ थिंक हो ना डर से जाए कि। ज्यादा कुर्दिश लोगों को वेस्ट पे भरोसा है नहीं, क्योंकि उन लोगों पे हाँ। डिस्पाइट प्रोमिसेस बहुत सारे किए गए कि हम कंट्री दे देंगे, लेकिन उनको दिए नहीं गए। और बात ये भी है ना, जब यूएस का अटैक हुआ था इराक में, तो कर्ड्स ने मतलब इराक के साथ फाइट किया था यूएस के खिलाफ। तो मेरे ख्याल से उनका ट्रस्ट भी नहीं है, और ईरान बहुत ज़्यादा उसके लिए प्रिपेयर्ड है। उन्होंने अपने मिलिशियाज को तैयार रखा है कर्ड्स के लिए। और कर्ड्स ने कुछ अनऑफिशियल सोर्सेज में मना भी कर दिया है कि हम कोई ऐसा अटैक नहीं करने वाले। और ये क्लियर इसलिए भी और होता है कि डोनाल्ड ट्रम्प का ट्रूथ सोशल पे ट्वीट भी आ चुका है इससे। आई डोंट रिमेम्बर द डेट, बट 3-4 दिन पहले उनका एक ट्वीट आया था कि वो कर्ड्स और वहाँ के मिलिशियास को बोल रहे थे कि आप भी हमारे साथ ज्वाइन करो। अगर और एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर यूएस ग्राउंड में ट्रूप्स उतारता है तो ये दूसरा वियतनाम ना हो जाए, क्योंकि खूब सारी सुरंगें और बंकर ईरान में है, ऐसा हाँ, सोर्सेस बताते और हैं। टेरेन भी तो बहुत टफ है अनिकेत, टेरेन टेरेन भी भी बहुत टफ है। हाँ, माउंटेनियस लेकिन है। टरेन भी बहुत टफ है। दूसरी, आई थिंक जो दूसरा एक वर्जन है, वो क्या कह रहा है कि यूएसए का सबसे बड़ा कमजोरी क्या है अभी के लिए, वो है स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज। तो यूएसए क्या कर सकता है कि अपने मरीन्स जो स्पेशल फोर्सेस हैं, उनको वहां पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज को में डिप्लॉय करे, जो ईरानियन फैसिलिटीज हैं उनमें उनको कैप्चर कर ले। और एक आइलैंड है ईरान का, मैं भूल रहा हूँ, जहाँ पे ईरान का मेजोरिटी ऑफ ऑयल आता है। आई थिंक कल यूएसए ने वहां पे बॉम्बिंग परसों कर करी, और ट्रम्प ने बोल दिया हाँ, कि हमने बहुत सारे मिलिट्री फैसिलिटीज वहां पे खर्ग पूरी आइलैंड, डिस्ट्रॉय खर्ग कर दी। आइलैंड। खर्ग हाँ हाँ। आइलैंड्स, हाँ, खर्ग हाँ, आइलैंड्स। और उन्होंने उन्होंने बोल दिया कि जो है उनकी सारी की सारी मिलिट्री फैसिलिटीज जो है वहां पे डिस्ट्रॉय कर दी हैं ईरान की। और वो उन्होंने ये भी बोला, धमकी जो ट्रम्प अपने सभाओं के हिसाब से बोलते हैं, ये कि फ्लैट ग्राउंड कर देंगे अगर ईरान ने जो है स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज हाँ, नहीं छोड़ा। और उसी ट्वीट में तो उन्होंने एक और ट्वीट में उन्होंने फ्रांस, चाइना और सबको इनवाइट किया कि आप स्टेट ऑफ हार्मोन्स को मेरे यूएस के साथ मिलकर प्रोटेक्ट करिए, क्योंकि आपके भी हाँ, इंटरेस्ट। हाँ उसके जी बाद एक जी। ट्वीट में पर फिर ट्रूथ भी सोशल पे। मैं लाइक मेरे हिसाब से वेस्ट भी
वेस्ट में भी यूएस के खिलाफ थोड़ा सा चल रहा है उनका। मतलब भरोसा टूट रहा है वेस्ट का भी, तो वेस्ट भी यूएस को उतना साथ नहीं दे पा रहा है। क्योंकि अभी जॉर्जिया मेलोनी ने भी हम्म। कहा था कि अ, हम इस वॉर में यूएस का साथ नहीं देते जब तक वो पहले कुछ दिन जब यूएसए जीतता दिख रहा था, तो वो उनके साथ थे। जर्मनी जापान और फ्रांस ने भी बोला था कि हम यूएस के सपोर्ट करेंगे, बेसिस यूज करने देंगे। ब्रिटेन ने भी बोला था। फिर जैसे ही ये वार थोड़ा सा आगे चलने लगी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और जो एनर्जी का क्राइसिस जो आने आया, तो तब से ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं हम साथ नहीं देंगे। तो वो थोड़ा सा इंटरेस्ट के हिसाब से भी डोनाल्ड चल ट्रम्प रहा है। ऐसे ही बहुत अनपॉपुलर प्रेसिडेंट हैं, और मिड टर्म्स आ रहे हैं नवंबर में, तो उनको ये वॉर बहुत नुकसान कर रही है। और मैंने चलिए, सो ऑलरेडी आई देखा थिंक है कि अब हम एक क्विक ओपिनियन ले लेते हैं आप दोनों का भी, मेरा भी ओपिनियन मैं यहाँ पे जोड़ूंगा आप लोग के साथ। डीएस्केलेशन क्या कितना जल्दी आपको देखने मिल सकता है, जो आप स्टडी कर रहे हैं, आपके जितना आपने 6 7 साल 10 साल जियो पॉलिटिक्स कवर करा है? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये प्रोलॉन्ग वॉर रहेगी, क्योंकि ईरान के इंटरेस्ट में है कि प्रोलॉन्ग वॉर करना। नहीं तो कुछ ऐसा हो जाए कि अनिकेत। यूएस। इसमें अदर प्रॉक्सीज भी, शायद रशिया चाइना का भी रोल थोड़ा और ज्यादा ये होता है। और रशिया को बहुत फायदा भी हो रहा है इस वॉर से। तो रशिया नहीं चाहेगा कि ये वॉर जल्दी रुक जाए। और मोस्टली ये यूएस ईरान और बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी पे डिपेंड करेगा कि ये वॉर कब तक चलेगी और कब तक डी एस्केलेशन होगी। अगर यूएसए कहता है कि हम जा रहे हैं, तो वो वेस्ट पे इधर मिडल ईस्ट में हमला ना कर दे, और ईरान कुछ कब्जा करने की, कुछ ऑक्यूपाई करने की कोशिश ना करे। ऐसा भी शायद हो सकता है। तो डी डोनाल्ड एस्केलेशन ट्रम्प के इज लुकिंग फॉर एन ऑफ आसार रैम्प डेस्परेटली, बहुत कम दिख रहे हैं। बट डीएस्केलेशन के आसार बहुत कम दिख ही इज ओके। नॉट गेटिंग एनी ऑफ रैम्प टू एंड दिस वॉर। सो आई डोंट नो कि ट्रम्प का ऑब्जेक्टिव भी क्या था, व्हाई ही स्टार्टेड दिस वॉर ऑल अराउंड। आई हैव नो आइडियाज व्हाटसोएवर। In सो my लेट्स in my point of view, because of Epstein file, Trump started this war. I think we Because could I think we can go to the next topic then, folks. uh, चलिए। तो ईरान और इसराइल के जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी है, उससे हम अपना ध्यान हटाते हुए लेके आते हैं हमारे पड़ोस में, जहां पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में इंटेंस कॉम्बैट सिचुएशन अभी भी चल रही है। जैसे कि आपको याद दिला दूं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अगेंस्ट ओपन डिक्लेरेशन ऑफ वॉर किया हुआ है। बीच में न्यूज़ेस काफी सारे आए थे कि भाई अफगानिस्तान इज ट्राइंग टू रिजॉल्व द सिचुएशन, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ड्रोन्स का यूज करा है, जो पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम की सिचुएशन है, मतलब अ कंट्री विदाउट जीरो एयर फोर्स इज इज मैनेज टू हिट पाकिस्तान दैट मच कि मेरे लिए भी शॉकिंग है इतना, जितना अभी जो सिचुएशन में टर्न लिया, स्पेशली नूर खान बेस पे ईरान अफगानिस्तान का ड्रोन स्ट्राइक। आई डोंट नो, लाइक केक वॉक बना दिया है पाकिस्तान को, कोई भी आके अटैक कर दे। जैसे पाकिस्तान बोलते थे कि हम जंगजू कौम हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जंग उनके दिमाग में लगी है और जो उनके दाढ़ियों में रेंग रही है। पाकिस्तान ने ये 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 पूरा डोनाल्ड ट्रम्प को प्लीज करने के लिए किया है। डोनाल्ड ट्रम्प को उन्होंने प्रॉमिस किया है, जैसे कि कि उनके वो बागराम है ऐसे। लॉबिंग फर्म के वो जो फाइल्स बाहर आए थे, उसमें निकला है कि जो जो यूएस ने वेपन्स लीव किए हैं और बागराम एयरबेस, ये आसिम मुनीर यूएस को देगा। इसीलिए वो वॉर कर रहे हैं, और बाकी कोई रीजन नहीं है। और बट अफगानिस्तान ने भी इसकी तैयारी मतलब शुरू कर दी थी। उन्होंने ये चाइना की एक कंपनी है ब्लोफिश, उससे बहुत सारे ड्रोन्स लिए, ड्रोन्स ऑलरेडी पहले ही उनके
इन्वेंट्री में थे। तो एक चीज देखो ना, आप चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम के अगेंस्ट ही लड़ रहे हैं अफगानिस्तान। या आई थिंक इट्स जो दिख रहा है वो है नहीं, मुझे जो लग रहा है कि जो है कुछ सीक्रेटली बैकडोर के थ्रू कहीं ना कहीं से ईरान अफगानिस्तान को बहुत अच्छे ड्रोन्स मिले हैं। वो कौन से ड्रोन्स मिले हैं, किसने दिए हैं, हाई क्वालिटी ड्रोन्स दिए हैं, किसने दिए हैं, कहाँ से दिए, दैट इज अ टॉपिक दैट वी डोंट नो येट। कोई डिटेल्स हमारे पास है नहीं, हम सिर्फ स्पेकुलेट ही कर सकते हैं। स्पेकुलेट वो चाइना हाँ ही ने स्पेकुल किए हैं, क्योंकि क्योंकि पाकिस्तान ने चाइना को बहुत धोखा दिया है यूएस के साथ, जो ये यहाँ आई पे डोंट नो, रेफरेंस आई किया डोंट है। थिंक कि पाकिस्तान के में वॉर इज ऑन इंटरेस्ट ऑफ चाइना, सत्यम जी। बिकॉज पाकिस्तान के अगे अभी भी सी पैक चाइना जो है उसको compete करना चाहता है, डिस्पाइट द अटैक्स, डिस्पाइट एनीथिंग। सो आई डोंट नो, आई थिंक अ स्टेबल पाकिस्तान इज चाइनाज इंटरेस्ट ऑल्सो, क्योंकि इंडिया को यहाँ पे कंटेन करने के लिए उनको कोई तो चाहिए है। तो आई डोंट नो, लाइक मेरे हिसाब से इट्स चाइना नॉट अ को चाइनाज इंटरेस्ट दैट इज फाइटिंग हियर, आई डोंट नो, सम अदर चाइना को पावर अपना विच जो इज इन प्ले। जो मलक्का स्ट्रेट का अपना बॉटल नेक है, उसको भी सरपास करने के लिए पाकिस्तान का वो बलूचिस्तान वाला पोर्ट चाहिए, हाँ, बलूचिस्तान वाला बॉर्डर बेल्ट है पोर्ट। वो, उन्हें उनको पोर्ट चाहिए, ग्वादर पोर्ट, इसलिए लेकिन दे आर वेरी लेकिन वेरी। लेकिन यूएस ने इतना ज्यादा वो बलूचिस्तान में इतना इंस्टेबिलिटी ला दी है कि वो पॉसिबल हो नहीं नो, पा रहा है। आई चाइनीज आई डोंट वर्कर्स नो, जा रहे हैं इट्स तो अटैक हो रहा है। जो जो डिस्पाइट दैट a stable Pakistan is a win-win for USA and China both. इंडिया को कंटेन करने के लिए दे नीड अ स्टेबल पाकिस्तान, दैट इज अ रियलिटी। पर पाकिस्तान में कौन सी ताकतें हैं जो ये सब कर रही हैं, ये किसी को नहीं पता है। देखिए, यूएस और चाइना का ये टग ऑफ वॉर चल रहा है पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान तू मेरे साइड रहे, तू मेरे साइड रहे। और पाकिस्तान उसमें सोच अनिकेत रहा जी, है कि मैं आपके मजे ओपिनियन करूंगा, क्या है लेकिन इसमें? लेकिन पाकिस्तान इज गोइंग टू लूज बैडली इन दिस, इन माय ओपिनियन। अनिकेत, अनिकेत, व्हाट्स योर ओपिनियन, हु इज इट एट प्ले एट दिस पॉइंट? क्योंकि स्टेबल पाकिस्तान इज एन इंटरेस्ट ऑफ चाइना एंड यूएसए बोथ। अनिकेत, कैन यू हियर अस? हाँ हाँ हाँ। हाँ, मुझे भी ऐसे लगता है कि ये चाइना ने नहीं प्रोवाइड किए हैं, पर पता नहीं, हम क्या हम बस स्पेकुलेशन ही कर सकते हैं। और अगर चाइना प्रोवाइड करता है तो उनकी डिफेंस मार्केट में लॉसेस होते हैं, क्योंकि उनका ही जो AK-9 जो डिफेंस डिफेंस सिस्टम है, हाँ। एक्यू सिस्टम है। नाइन डिफेंस सिस्टम है, बिल्कुल। हाँ, तो वो एचक्यू सिस्टम हाँ ऑलरेडी एच बहुत क्यू ज्यादा नाइन पिट एच चुका है। क्यू नाइन हाँ, HQ-9 एच जो क्यू डिफेंस नाइन एच सिस्टम। क्यू नाइन हाँ। हाँ, तो वो डिफेंस सिस्टम जो है वो शायद ड्रोन से भी ज्यादा कॉस्टली है, तो उनकी मार्केट वो नहीं लूज करना चाहेंगे कहीं ऑलरेडी अच्छी। एचक्यू 9 बहुत ज्यादा पिट चुका है, वेनेजुला, ईरान सब, और हालांकि फिर मैंने नहीं, ऑपरेशन अम, सिंदूर में भी। पर इट्स देखिए, वेनेजुएला और इंडिया के केस में इट वाज द हायर एयरफोर्स विच वाज इन अटैक। आप देखो, अलग अलग मिसाइल्स के थ्रू अटैक किया गया है ईरान में भी। लेकिन अगर कोई ड्रोन भी, अगर वो डिफेंस सिस्टम पेनिट्रेट करके आपके सीक्रेट इंस्टॉलेशन में अगर अटैक करने में कामयाब रहा सत्यम जी, तो इट वुड बी अ वेरी ह्यूज दिस ग्रीव लॉस वो फॉर चाइना टू। इतना एक ड्रोन भी और अगर उनके डिफेंस सिस्टम को हरा पा रहा है, अफगानिस्तान तो का एक फिर और तो कुछ इशू नहीं जो हम बचेगा लोग हम ने लोगों के लिए। ध्यान नहीं दिया, जैसे वहाँ पे पश्तून जो रहते हैं पाकिस्तान में, बहुत सारे अफगान रेफ्यूजी रहते हाँ, थे, डोरान। हाँ मिलियंस हाँ के हाँ मिलियंस के। तो पाकिस्तान ने पिछले 2 साल में करीब 17 लाख अफगान रेफ्यूजी को निकाला है अपने देश से। हाँ, मतलब उनके जो वहाँ बिल्कुल। रह रहे थे, जो लाइवलीहुड को बहुत ज्यादा, तो लोगों में भी वहाँ पे बहुत ज्यादा पाकिस्तान के खिलाफ रिजेंटमेंट तो ऑफ कोर्स लोगों में है, रिजेंटमेंट है। उसमें भी तो उसका यूज कर रहा है रिजेंटमेंट के नाम तालिबान पे आप। अच्छा, टीटीपी। रिजेंटमेंट में और एक चीज है ना कि जो बलोच लोग हैं, दे आर अगेन कंप्लीटली हेल बेंट कि उनको एक फ्रीडम बलोचिस्तान चाहिए। ऑफ कोर्स उनके लिए, वो अपने देश के लिए फाइट कर रहे हैं और उनको एक फ्री बलूचिस्तान चाहिए है, दैट इज वेरी वेरी क्लियर एविडेंट। वो लड़ाई करके लेना चाहते हैं। देन दिस टीटीपी एलिमेंट इज देयर। उसके अलावा
जो पश्तून एरियाज हैं वहां पे जो है वो एक एलिमेंट ऑफ कोर्स है। फिर अगर आप वहां जाए तो अभी थोड़ा सा सिंधी में भी सेपरेशन का भावना सिंधी लोगों में भी दिख रहा है कि दे जस्ट वांट टू सेपरेट फ्रॉम पाकिस्तान। वो एक चीज दिख रहा है। तो आई डोंट नो मैं क्या हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या होगा। आई डोंट नो, इट्स लाइक अ टिप ऑफ टग कि इतना सा कुछ हो। आई थिंक न्यूक्लियर वेपन्स इज व्हाट पाकिस्तान इट वाज इट्स व्हाट प्रोटेक्टिंग पाकिस्तान एट दिस पॉइंट। अगर न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होते तो कब का डिसइंटीग्रेट हो जाता पाकिस्तान। अभी अभी 2 दिन पहले शायद न्यूज आई थी कि अपने फेवरेट फील्ड मार्शल को डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो सरेंडर कर देगा, यूएस को दे दे। आई थिंक नहीं यार, ये तो देखो थोड़ा थोड़ा ये तो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स है। आई डोंट नो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट वो एट चीज दिस किसी पॉइंट को जो नहीं समझ सिचुएशन, पता चलेगी। हाँ आई थिंक जो सिचुएशन अभी के लिए है इस वॉर में अफगानिस्तान इज रियली बहुत लाइक आई थिंक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। हालांकि विदाउट इवन एनी एयरफोर्स भी उनके पायलट्स को अफगानिस्तान ने दो आई थिंक एयरक्राफ्ट शूट डाउन करे पाकिस्तान के विद द मैन पैड्स, जो मैन पोर्टेबल मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स होते हैं हाँ, हाँ। उनके थ्रू फिंगर में हाँ। उनके थ्रू और एक पाकिस्तानी पायलट को जिंदा आई थिंक कोई अफगानिस्तान के इलाके की पुलिस ने कैप्चर किया। उसका वीडियो भी इंटरनेट में काफी वायरल हुआ कि पाकिस्तानी हाँ पायलट इज बीइंग कैप्चर्ड उसमें। फिर उससे पहले जो बलोचिस्तान वाला सीन बना था कि बलोचिस्तान ने पाकिस्तानी आर्मी के कुछ जवानों को कैप्चर किया हुआ था। वो आई थिंक 22 फेब तक का डेडलाइन था कि अगर उन्होंने पाकिस्तान ने जो है प्रिजनर एक्सचेंज नहीं करे तो इन सबको मार दिया जाएगा। वो न्यूज का भी क्या हुआ हमें पता नहीं चल रहा है। आई थिंक इट्स ब्लॉक्ड और क्या पता नहीं चल रहा है कि व्हाट द ये बहुत बीएलए इज फॉग गोइंग ऑफ टू डू वॉर विद में इट। कोई इंफॉर्मेशन वेरीफाई करना बहुत मुश्किल है इस फॉग ऑफ वॉर हाँ मुश्किल है। में। बिल्कुल। हाँ। सो अभी के लिए वो सिचुएशन है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट का फ्यूचर क्या है अफगानिस्तान में? इवेंचुअली क्या पाकिस्तानी आर्मी प्रेस फॉरवर्ड करेगी? क्या अफगानिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी आएगी टू कैप्चर द बाराम एयर बेस, और देयर ऑब्जेक्टिव इज सिंपली टू डिस्ट्रॉय टीपी तालिबान तहरीक पाकिस्तान तहरीक तालिबान? I honestly think they have no objective. They are had just one objective to please Trump in order to get loans and all for हाँ their हाँ, in army order to and get elite. IMF They to don't run think the for the long term. They only think for the short term. क्योंकि क्योंकि उनका कोई इसमें लॉजिक नहीं था कि वो अफगानिस्तान से वॉर लड़े इस टाइम पे, क्योंकि उनका इकोनॉमिक सिचुएशन ऑलरेडी बहुत 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 बैड है और ये और वर्स होगा। तो उस पर कोई सेंस नहीं बनता है। और आगे जाके मैं तो यही बोलूंगा कि इंडिया का इंटरेस्ट में है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान को और मतलब नुकसान पहुंचाए, ताकि पाकिस्तान इधर ना सोच सके कश्मीर में और वॉयलेंस फैलाने की। ओके। हाँ। और आप देख भी सकते हो कि यूएस को प्लीज करने के लिए पाकिस्तान क्या क्या कर रहा है। उनके खुद के सोल्जर्स वो गाजा में भी भेज रहे हैं। तो मोस्टली ये यूएस को प्लीजिंग के लिए है, आईएमएफ के और पैकेजेस के लिए है और लोन के लिए है। आई थिंक अभी तो हमें कुछ भी नहीं पता है कि क्या हो रहा है उस कॉन्फ्लिक्ट का, क्योंकि लगातार जो न्यूज है वो मॉनिटर भी लोग इसराइल और यूएसए के जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी है उसको ही कर रहे हैं मॉनिटर। तो आई थिंक जस्ट टू एंड इट अब हम चलते हैं थोड़ा सा साउथ ईस्ट एशिया में और वहां पे बात करते हैं कि नॉर्थ कोरिया के साथ क्या सिचुएशन हो रही है। क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया से यूएसए अपने जो थार एयर डिफेंस सिस्टम है आई थिंक वो मूव कर रहे हैं थार डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम को जापान और साउथ कोरिया से सीधा मिडिल ईस्ट में। तो उसके वजह से जो नॉर्थ कोरिया है कल उन्होंने 10 बैलिस्टिक मिसाइल फायर करे थे जापान के इकोनॉमिक जोन के ड्रोन थोड़ा से। करीब ही। तो उनके थोड़ा करीब ही वहां पे 10 बैलिस्टिक मिसाइल फायर करे थे। सारे के सारे इंटरसेप्ट कर दिए गए थे और जो है उनको शूट डाउन कर दिया गया था एज पर द सोर्सेस। तो जो सिचुएशन है अभी के लिए काफी ज्यादा टफ लग रही है वहां पे भी। क्या नॉर्थ कोरिया अपना एक फ्रंट ओपन करने की तैयारी कर रहा है? और चाइना ताइवान के बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है? आप दोनों अपनी शेयर जरूर करिए। नॉर्थ कोरिया तो मेरे मेरे हिसाब से
जो अभी साउथ कोरिया और अमेरिका का एक नेवल एक्सरसाइज हुआ था वहां पे, तो नॉर्थ कोरिया ने हाँ उसके रिप्लाई में ये 10 मिसाइल फायर की, और एक ग्रैंड स्टैंडिंग करने के लिए भी, क्योंकि यूएस अपना थर्ड डिफेंस सिस्टम साउथ कोरिया से मिडिल ईस्ट में मूव कर रहा है। तो नॉर्थ कोरिया एक ग्रैंड स्टैंडिंग बस कर रहा है। मेरे हिसाब से इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट का ऐसा कोई चांस नहीं है। हाँ, सेम और मेरा भी ओपिनियन सेम है कि ये जो मोबिलाइज कर रहे हैं थर्ड डिफेंस सिस्टम है, बस उनको दिखाने के लिए कि हम भी है यहाँ पे, कि आपने इतने सारे दुश्मन पाल रखे हैं तो हम भी है उस उनमें, वही दिखाने के लिए नॉर्थ कोरिया ये मिसाइल का अटैक उन्होंने किया। वो शायद कोई वॉर वगैरह का कोई और कोई ऐसा चैनल अटैक भी नहीं ओपनिंग। बोल सकते, क्योंकि उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में नहीं था, वो उससे थोड़ा दूर था। हाँ तो अटैक भी कोई नहीं बोल सकता, ऐसा हम लोग इट टेस्ट वाज जस्ट अ नहीं शो कर ऑफ सकते। अग्रेशन जो आई थिंक नॉर्थ हाँ। कोरिया हाँ ने दिखाया है। हाँ। तो हाँ। एंड में चाइना ताइवान पे, डू यू थिंक कि चाइना इस टाइम पे देखते हुए सिचुएशन की यूएसए फंसा है, रशिया फंसा है, इस टाइम पे चाइना के लिए क्लियर ग्राउंड है टू गो एंड कैप्चर वो ताइवान, डू यू डिपेंड थिंक कि चाइना ट्राई दैट करेगा? that depends on how much Xi Jinping is powerful inside China. आई थिंक बहुत सारे हाँ ऐसे र्यूमर्स हैं कि शी जिनपिंग उतने अब पावरफुल नहीं है, उनके खिलाफ बहुत इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया है, दो तीन हाँ, आर्मी कमांड्स में। तो स्पेशली आई थिंक अगर मैंने दो तीन चाइनीज हाँ। सोर्सेस मैंने भी स्टडी करे थे, जिसमें से एक तो प्रोमिनेंट है, लेस रियल टॉक्स, उनका एक यूट्यूब चैनल है। शी हैज हम्म। दिस थिंग्स कि उन्होंने आई थिंक डिस्क्रिप्टिवली इस पे रिपोर्ट किया इस चीज से कि शी जिनपिंग के पास उतना पावर बचा नहीं है। उन्होंने काफी सारे सोर्सेज भी चाइना के कोट करे कि ये सिचुएशन है, बट अभी के लिए आई थिंक ही इज एबल टू, अभी के लिए तो आई थिंक उन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है खुद को। और हाँ। मुझे नहीं लगता कि चाइना भी ताइवान पे अग्रेशन करेगा, क्योंकि जो टैरिफ वॉर है और बाकी सब चीजें हैं उनके क्राइसिस, जो रियल स्टेट क्राइसिस वगैरह है, और थोड़ा इकोनॉमी थोड़ा ठीक ठाक नहीं चल रही है, और उनको लोगों को दिखाना भी है कि अच्छे से हम मैनेज कर पा रहे हैं इकोनॉमी। सो शायद 2-3 साल तक तो ताइवान पे कोई अग्रेशन। और प्लस मैं इसमें एंड और पॉइंट जस्ट ऐड टू, करना चाहूंगा। एक एक पॉइंट और कि ईरान से उनका 15% जो ऑयल है ईरान से आता था और वेनेजुला से भी आता था, और वो युआन में लेते थे, डॉलर में नहीं लेते थे। तो उनको इस चीज का बहुत नुकसान हो रहा है। यूएस का एक और ऑब्जेक्टिव ये भी है कि ऑयल मार्केट पे वो कैप्चर करें, जो अपना डॉलर का डोमिनेंस है जो कि कम हो रहा है, उसको वो बनाए हाँ, रखें। और कल आई थिंक एक और रिपोर्ट भी आया था, ईरानियन एक शिप, आई थिंक ईरान से एक शिप जा रही थी, जिसको रोक के युआन में पेमेंट करने का उस पे जो है फोर्स किया गया शिप को कि आप चाइनीज युआन में पेमेंट करो तभी हम आपको जाने देंगे स्टेट ऑफ हॉर्मुज से। ये जो एक यहाँ पे न्यूज आई थी, आई थिंक कल ही कोई न्यूज आई थी, मैं आई थिंक सोर्स भूल रहा हूँ, मैं मेरे दिमाग से स्लिप हो गया कि सोर्स कौन सा है, बट दैट इट केम फ्रॉम अ वेरीफाइड सोर्स की ईरान वाज डिमांडिंग कि उनको एक चाहिए है, एक वो चाहिए शिप से जाते हुए, एक जा रही है शिप जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, और उससे चाइनीज युआन में पेमेंट मांगी गई टू मूव अहेड। हम्म। तो ईरान और जी चाइना हाँ। का जो भी ऑयल ट्रांजैक्शन जो हो रहा था वो पूरा सारा युआन ही में हो रहा था इससे पहले भी। हाँ, यूएस के इंटरेस्ट में वो नहीं था। तो चलिए जस्ट अ क्विक वर्ड टू एंड दिस कि अगर चाइना ताइवान पे हाइपोथेटिकली अटैक कर लेता है, इज इंडिया गोना बी इन्वॉल्व्ड इन पीओके? नो, आई डोंट थिंक सो, एंड इट इज नॉट वाइज टू गो इनटू पीओके। आई थिंक मेरे हिसाब से ये अनपॉपुलर ओपिनियन है, लेकिन पीओके में इन्वॉल्व होना और मतलब अपने रिसोर्सेज उधर डालना कोई वो वाइज नहीं है। हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है और हमें अपने इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए।
I think sometime I think we should tap into UFA. We should just POK. We should try to just tap in that when the China will indulge with Taiwan. We should try, but I don't think Indian government will try because our policy and all is related I to. think Aniket, there would be very significant loss of human lives if you take जो पाकिस्तान ने बिल किया यूके में इतने सारे कैंप्स पीओके में इन्होंने बिल्ड कर रखे हैं यूके बोल रहा हूँ मैं अभी पीओके में इतने सारे इन्होंने जो है अपने कैंप्स बनाए हैं कि हमारे सोल्जर्स हम डिप्लॉय करेंगे तो हमें बहुत सारे सोल्जर्स को जो है खोना पड़ सकता है जस्ट टू कैप्चर द टेरिटरी मुझे Yes, नहीं and the मुझे cost of नहीं war is also very high. शायद एक दो सर्जिकल स्ट्राइक करके ट्राई कर सकते हम कैंप्स को, अगर हमें कहीं इंटेलिजेंट इनपुट हो या कुछ हो तो हम I जो think, yeah, सिविलियंस। that very much depends into, I think, next 10 years पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है पाकिस्तान gonna be surviving next 10 years हमें अगर बिना वॉर के यूपीओ के मिल रहा है प्लेट में तो हमें लेना चाहिए अगर सिचुएशन ऐसा आता है हमें तो आई पीओके थिंक पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। मुझे हिसाब से हाँ गिलगिट बाल्टिस्तान जो डायरेक्टली अफगानिस्तान से बिल्कुल कनेक्ट करेगा इंडिया को, हाँ उस पर ध्यान देना चाहिए। So let's close this, guys. Thank you so much for coming in the episode. Thank you so much for your valuable time and your inputs in what's going on in this world. अभी के लिए बहुत सारे इंफॉर्मेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे ऑडियंस को भी आई थिंक पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें फॉलो कर दीजिए और आप लोग भी जो है दर्शकों से आप रिक्वेस्ट कर दीजिए, जो हमारे सुनने वाले हैं श्रोताओं से उनसे भी रिक्वेस्ट कर दीजिए कि भाई हमको फॉलो और सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनमोल जी, और ऑडियंस का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हमको अगले एपिसोड में। हम आपको हाजिर हो जाएंगे सेम टाइम में अगले संडे, जब हम आप के साथ शूट वो जो है सेकेंड एपिसोड जो है आपको दिखाएंगे कि वॉर में अभी के लिए जो न्यूज है वो क्या रहेगी। और वेरीफाइड सोर्सेज को ही हम कोट करेंगे, जितने भी हमारे सोर्सेज हैं सारे के सारे वेरीफाइड है। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी द्वारा की गई है वो आप सर्च करेंगे तो आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, उसके थ्रू ही हमने कोड करके आपको इंफॉर्मेशन दी है ना। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।